नमस्कार, मैं ओम प्रकाश टाक श्री सिद्धि विनायक यूट्यूब स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पीछे क्लासेस के अंदर न्याय विषय के बारे में चर्चा की थी। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम जॉन रॉल्स का न्याय संबंधी विचार पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ा, अरस्तु का न्याय सिद्धांत पढ़ा और बीच में जो विचारधारा मध्यकालीन आई थी जिसके अंतर्गत डेविड ह्यूम को हमने पढ़ा, जे.एस. मिल को पढ़ा, जेरेमी बेंथम को पढ़ा। आज हम आगे जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। पीछे क्लास के अंदर आपको मैं जॉन रॉल्स के बारे में कुछ बताया था, जैसे जॉन रॉल्स का सामान्य जीवन आपको बताया था। भी जॉन रॉल्स है वो एक समतावादी विचारक है और ये प्रोफेसर रहे थे हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के अंदर। तो इसी जॉन रॉल्स के जो न्याय संबंधी विचार है उसको आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए जॉन रॉल्स का न्याय संबंधी विचार या जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं भी जो जॉन रॉल्स है ये एक समतावादी विचारक है। कैसा विचारक है? समतावादी विचारक है। समतावादी विचारक का मतलब ये होता है भी ये जो विचारक है यह समानता पर अधिक बल देता है। ये प्रोफेसर रहे थे हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में। कहाँ रहे थे? अमेरिका में। ये प्रोफेसर थे हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका और ये जो विश्वविद्यालय है ये अमेरिका के अंदर है। यहाँ पर रहते हुए इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी जिनके अंदर प्रमुख जो इनकी पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये सन 1971 के अंदर इनके द्वारा लिखी गई थी। तो कौन सी पुस्तक है? पहली पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस और ये पुस्तक लिखी गई थी 1971 के अंदर। 1971 में इसका प्रकाशन हुआ था और इस पुस्तक के अंदर जॉन रॉल्स के द्वारा जो न्याय संबंधी विचार दिया गया उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। जॉन रॉल्स की अन्य भी पुस्तकें हैं, जैसे दूसरी पुस्तक है इनकी जस्टिस एज फायरनेस। कौन सी है? दूसरी पुस्तक है जस्टिस एज फायरनेस, ये इनकी दूसरी पुस्तक है। इसके बाद में एक इनकी पुस्तक है ऑल बैकग्राउंड जस्टिस। कौन सी है? तीसरी पुस्तक है इनकी ऑन बैकग्राउंड ऑफ जस्टिस, ये इनकी दूसरी पुस्तक है। इस पुस्तक में भी जॉन रॉल्स के द्वारा न्याय के विचार है वो दिए गए थे। इसके बाद में एक इनकी और पुस्तक है जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड जस्टिस थ्योरी। तो ये भी पुस्तक हमने देखी थी। अब बात ये रहती है भी जॉन रॉल्स है वो एक समतावादी विचारक है और ये जो विचारक है इस विचारक पर किसके प्रभाव पड़े और किसकी इसने आलोचना की। तो सीधी सी बात यही है भी जॉन रॉल्स पर एक तो लोक का प्रभाव पड़ा और कोंट का प्रभाव पड़ा और जो जेरेमी बेंथम है उसके उपयोगितावाद की जॉन रॉल्स के द्वारा क्या की गई? आलोचना की गई थी। तो प्रभाव, अगर हम जॉन रॉल्स पर प्रभाव की बात करें तो जॉन रॉल्स पर जो प्रभाव पड़ा है वो एक पड़ा है लोक का प्रभाव और एक पड़ा है इसमें कोंट का प्रभाव। और इसने बेंथम की क्या की है? इसने आलोचना की है। ये चीज अपने को याद रखनी है भी बेंथम की आलोचना की है। और बेंथम का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? उपयोगितावाद। तो इसने किसकी आलोचना की है? उपयोगितावाद की इसके द्वारा आलोचना की गई है। अब देखिए जो जॉन रॉल्स के द्वारा
सिद्धांत दिया गया था न्याय का, उस सिद्धांत को कहते हैं शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत। कौन सा न्याय सिद्धांत है? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत, यानी शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत। ये जॉन रोल्स के द्वारा सिद्धांत है वो दिया गया था। ये जॉन रोल्स का प्रसिद्ध सिद्धांत है। कौन सा? शुद्ध प्रक्रियात्मक सिद्धांत। और यह सिद्धांत दिया कब? तो सीधी सी बात यह है भी जॉन रोल्स के द्वारा यह सिद्धांत उस समय दिया गया जब अमेरिका के अंदर काले गोरों का संघर्ष चल रहा था और अमेरिका के अंदर नागरिक अधिकारों की मांग हो रही थी। तो यह सिद्धांत कब दिया गया? इस सिद्धांत देने का जो समय है वो अपने यूं कह सकते हैं यूएसए यानी अमेरिका के अंदर जब काले गोरों का क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। उस समय यह सिद्धांत दिया गया और इस समय यूएसए के अंदर हो क्या रहा था? काले गोरों का संघर्ष चल रहा था और नागरिक अधिकारों की क्या हो रही थी? मांग हो रही थी। नागरिक अधिकारों की मांग हो रही थी। इस समय जॉन रोल्स के द्वारा शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत है वो दिया था। अब बात आती है इस जॉन रोल्स पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है किसका? लोक का। किसका पड़ा है? लोक का इस पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। और लोक का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा? एक लोक का सिद्धांत था सामाजिक समझौते का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? सामाजिक समझौते का सिद्धांत, यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इस लोक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का जॉन रोल्स पे क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। अब जॉन रोल्स के पर जो प्रभाव पड़ा, किसका प्रभाव पड़ा? लोक के सामाजिक समझौते का। और लोक के सामाजिक समझौते में किसका वर्णन किया गया है? मानव की प्राकृतिक अवस्था का, यानी मानव की प्राकृतिक अवस्था का प्रभाव पड़ा है। क्योंकि जॉन रोल्स के द्वारा यह कहा गया भी जो मानव की जो प्राकृतिक अवस्था है वो एक प्रकार से मूल स्थिति की संकल्पना है। कैसी है? मूल स्थिति की संकल्पना है। तो सीधा सा अपन यूं कह सकते हैं भी जो लोक का सामाजिक समझौता है उस सिद्धांत के आधार पर जो जॉन रोल्स के द्वारा जो अवस्था बताई गई वो बताई गई थी मूल स्थिति की संकल्पना। यानी सामाजिक समझौते के आधार पर मानव की मूल स्थिति की संकल्पना को प्रस्तुत किया। किसने किया? जॉन रोल्स ने किया। और इस मूल स्थिति की संकल्पना में क्या है? मूल स्थिति की संकल्पना के अंदर विवेकशील करता है, विवेकशील करता है। अब सुनो, विवेकशील करता कैसे? जैसे जो लोक का सामाजिक समझौता है और उसके अंतर्गत जो मानव की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया गया है, क्योंकि लोक की जो प्राकृतिक अवस्था है उसके अंदर व्यक्ति को, मानव को कैसा माना है? विवेकशील प्राणी माना है। और उसी के आधार पर इसने क्या दी? मूल स्थिति की संकल्पना दी। यानी इसका जो सिद्धांत है वो सामाजिक समझौते का सिद्धांत न देख करके और उसी के आधार पर इसके द्वारा दिया गया मूल स्थिति की संकल्पना और उसमें विवेकशील कर्ता का वर्णन किया गया। और ये जो विवेकशील कर्ता है और यहाँ का इस समय का जो मानव है वो कैसा है? वह अज्ञान के पर्दे के पीछे है, अज्ञान के पर्दे के पीछे। अब जो जॉन रोल्स है, जॉन रोल्स का जो मानव है उसकी जो प्राकृतिक अवस्था है वो किस प्रकार की? अभी मानव है वो अज्ञान के पर्दे के पीछे है। इस प्रकार से इनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। और इसके अंदर क्या था? जो जॉन रोल्स की
यह जो कल्पना की गई यह एक काल्पनिक अवस्था है। कैसी है? काल्पनिक अवस्था है। काल्पनिक अवस्था। वास्तव में ऐसी कोई संकल्पना थी या नहीं थी, लेकिन अन्य विद्वान हैं और वर्तमान समय के अंदर यह जो मूल स्थिति की संकल्पना दी है यह एक काल्पनिक अवस्था की संकल्पना दी है। और इसके अंतर्गत यह कहा गया भी जो मानव है वो कैसा है? वो अज्ञान के पर्दे के पीछे है। अब अज्ञान के पर्दे के पीछे कैसे है? तो इसके अंतर्गत ये आता है भी अज्ञान के पर्दे के पीछे ऐसे है भी उस समय का जो मानव है, इस मानव को अपनी क्षमता का प्लस अपनी योग्यता का और जितने भी निपुणता है, योग्यता है, निपुणता है प्लस इसके हित, मानव को मानव की जो क्षमता है, योग्यता है, उसकी अपनी क्षमता है, अपनी योग्यता है, अपनी निपुणता है, अपना हित है, इन चीजों के बारे में ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था। लेकिन यह माना जाता है, लेकिन इसको अर्थशास्त्र का और मनोविज्ञान का क्या था? प्रारंभिक ज्ञान था। यह माना जाता है भी मानव को अपनी क्षमता का पता नहीं था, अपनी योग्यता का पता नहीं था, अपनी निपुणता का, अपने हित का भी, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, मेरे में क्या योग्यता है, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे मेरी योग्यता के अनुसार मेरे को कितना मिलना चाहिए, कितना मैं कर सकता हूं, उस क्षमता का वेतन कितना है, इस चीज का मानव को कोई ज्ञान नहीं था। थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का और मनोविज्ञान का प्रारंभिक उसे ज्ञान था। किसको? जॉन रॉल्स के मानव को। यानी जॉन रॉल्स ने जो मानव की काल्पनिक अवस्था बताई है, इस अवस्था के अंदर मानव को अपनी क्षमता, निपुणता, हित आदि का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन इसे थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का, मनोविज्ञान का थोड़ा बहुत क्या था? प्रारंभिक ज्ञान था। हाँ, एक चीज है, इस समय अज्ञान के पर्दे हैं, इस समय इसे थोड़ा न्याय का भी बोध था। क्या था? न्याय का बोध था। और इसके ऊपर जो बंधन लगे हुए थे, बंधन वो लगे हुए थे नैतिकता के। किसके? नैतिकता के बंधन थे। नैतिकता के बंधन थे। और मनुष्य है वो क्या है? वो यहाँ का स्वार्थी है। मनुष्य कैसा है? स्वार्थी है, लेकिन अहमवादी नहीं है। अहमवादी नहीं है। तो ये तो अज्ञान के पर्दे के पीछे था मनुष्य, उसको किसी प्रकार का ऐसा कोई ज्ञान नहीं था, उसे केवल आरंभिक ज्ञान था अर्थशास्त्र का और मनोविज्ञान का, न्याय का उसे थोड़ा बोध था। और उस हर चीज पर कोई भी नियम, कायदे, कानून जो भी बनते थे वो क्या होता था? उस पर बंधन लगा हुआ था नैतिकता का। और व्यक्ति है वो क्या था? स्वार्थी था और अहमवादी था। अब बात आती है विवेकशील कर्ता। क्या है विवेकशील कर्ता? जैसे जॉन लॉक के द्वारा ये बताया गया भी प्रारंभिक अवस्था के अंदर जो राज्य का निर्माण हुआ था, वो एक व्यक्ति सभी व्यक्तियों के साथ में क्या करता है? समझौता करता है, और समझौते के द्वारा इस समाज की क्या होती है? रचना होती है। लेकिन जॉन रॉल्स भी उसी प्रकार बताता है, और जॉन रॉल्स ये कहता है भी इसके अंतर्गत जो व्यक्ति है, जो विवेकशील व्यक्ति है, विवेकशील मानव। अब ये विवेकशील मानव ज्यादा नहीं है, ये कुछ एक ही है। और ये विवेकशील कर्ता एक स्थान पर क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर के एक समझौता करते हैं। इसके अंतर्गत मानव है वो स्वार्थी है, जो विवेकशील करता है वो क्या है? स्वार्थी है। हाँ, स्वार्थी है लेकिन अहमवादी नहीं है। जो विवेकशील करता है
वही क्या है, अज्ञान के पर्दे के पीछे है, यानी इनको अपनी क्षमता का, योग्यता का, निपुणता का कोई ज्ञान नहीं है। अर्थशास्त्र का, मनोविज्ञान का ज्ञान है, थोड़ा न्याय का इन्हें बोध है, नैतिकता की इन पर क्या लगे हुए हैं, बंधन लगे हुए हैं। और इसके अंतर्गत विवेक की, बुद्धि की प्रधानता पाई जाती है। कुछ विवेकशील करता है वो एक स्थान पर क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, और एकत्रित होते हैं, लेकिन वो क्या है, वो स्वार्थी है। अर्थशास्त्र का, मनोविज्ञान का इनको आरंभिक ज्ञान है और इस पे नैतिकता के क्या लगे हुए हैं, बंधन लगे हुए हैं, लेकिन यह क्या नहीं है, अहमवादी नहीं है। अब ये एकत्रित क्यों होते हैं, ये चाहते हैं प्रारंभिक वस्तुएं, प्रारंभिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। एकत्रित क्यों हुए, प्रारंभिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। अब बात आती है प्रारंभिक वस्तुओं की प्राप्ति, ये प्रारंभिक वस्तु है क्या, ये विवेकशील करता एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, क्यों होते हैं, किस प्रकार से ये स्वार्थी है, किस प्रकार से ये अहमवादी नहीं है। तो बात है प्रारंभिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ये एकत्रित होते हैं एक स्थान पर, और ये प्रारंभिक जो वस्तुएं हैं वो है जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कानून, ये क्या है, प्रारंभिक वस्तुएं हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। अब ये ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कौन करना चाहते हैं, ये मूल स्थिति के जो मानव है, इसके अंदर जो विवेकशील करता है, ये विवेकशील करता जो बुद्धिशाली प्राणी है, वो एकत्रित होते हैं, लेकिन ये प्राप्त जरूर करना चाहते हैं, लेकिन इन पर बंधन लगा हुआ है। किसका बंधन लगा हुआ है, नैतिकता का बंधन लगा हुआ है। तो ये जॉन रोल्स के द्वारा मूल स्थिति की संकल्पना दी गई, और विवेकशील कर्ता और अज्ञान के पर्दे के पीछे ये मूल स्थिति की संकल्पना के अंतर्गत आते हैं। इसे मूल स्थिति की संकल्पना कह सकते हैं, और इस मूल स्थिति की संकल्पना में एक विवेकशील करता है और वो अज्ञान के पर्दे के पीछे है। तो इस सिद्धांत को मूल स्थिति की संकल्पना कह सकते हैं, विवेकशील कर्ता का सिद्धांत कह सकते हैं, और अज्ञान के पर्दे के पीछे का सिद्धांत कह सकते हैं। और ऐसे जॉन रोल्स है उस पर जॉन लॉक का प्रभाव पड़ता है, और जॉन लॉक ने जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का इस पर प्रभाव पड़ता है जॉन रोल्स पर। और इस समय जो काल्पनिक अवस्था है, क्योंकि जो सामाजिक समझौता जॉन लॉक के द्वारा बताया गया वो भी क्या है, एक प्रकार से काल्पनिक है, और जो जॉन रोल्स के द्वारा बताया गया वो भी क्या है, काल्पनिक है। बस सामाजिक समझौते के स्थान पर इसने नाम चेंज किया है, क्या किया है, मूल स्थिति की संकल्पना। और ऐसी स्थिति के अंदर मानव को बताया भी, इसको, इसके अंदर जो योग्यता है, इसकी जो क्षमता है, इसकी निपुणता है, हित है, इसका कोई ज्ञान नहीं था। इसको थोड़ा अर्थशास्त्र का, मनोविज्ञान का थोड़ा सा आरंभिक ज्ञान था। यहां व्यक्ति स्वार्थी है, और इस पर नैतिकता के क्या लगे हुए हैं, बंधन लगे हुए हैं। इसी नैतिकता के बंधन लगे होने के कारण व्यक्ति गलत कार्यों में लिप्त नहीं है। तो ये जॉन रोल्स का जो न्याय सिद्धांत है, इसका ये पहला पार्ट, और नेक्स्ट जो जॉन रोल्स के बारे में जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम आगे की क्लास में अभी चर्चा करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी आगे जो अपने न्याय सिद्धांत जॉन रोल्स का है, उस जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत में अभी पीछे हमने जॉन रोल्स की बुक्स वगैरह का अध्ययन किया। जॉन रोल्स के द्वारा अपने जो मानव की मूल संकल्पना दी गई उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने देखा इसके अंदर, तो जॉन लॉक का प्रभाव देखा था, और जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत हमने देख लिया। और उस जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर आधारित जॉन रोल्स ने मानव की मूल स्थिति की जो संकल्पना है वो प्रस्तुत की। और अब हम देखते हैं जो जॉन रोल्स है इस पे कोंट का क्या प्रभाव पड़ा। तो जॉन रोल्स पर कोंट का
प्रभाव, जॉन रॉल्स पर है कोंट का प्रभाव। अब बात है भी जो कोंट महोदय हैं वो कहते हैं भी व्यक्ति स्वयं में साध्य है। कोंट का क्या कहना है? कोंट का कहना है, कोंट के द्वारा कहा गया भी व्यक्ति स्वयं में साध्य है। और जब कोंट के द्वारा यह कहा गया भी व्यक्ति स्वयं में साध्य है, इसी का प्रभाव किस पर पड़ता है? जॉन रॉल्स पर पड़ता है। और जॉन रॉल्स है, इस पे कोंट का जो प्रभाव पड़ा, इसमें नैतिकता व गरिमा संबंधी विचारों का भी प्रभाव पड़ा था। यानी कोंट के नैतिकता तथा गरिमा संबंधी विचारों का क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। कोंट भी न्याय के अंदर नैतिकता को और व्यक्ति की गरिमा को महत्वपूर्ण स्थान देता है। जब जॉन रॉल्स के द्वारा कोंट का अध्ययन किया गया, कोंट का दर्शन पढ़ा गया, तो वहीं से इनके द्वारा नैतिकता और व्यक्ति की गरिमा को अपनाया गया और ये कहा गया भी व्यक्ति स्वयं में क्या है? साध्य है। अब इस प्रभाव के चलते हुए जो जॉन रॉल्स है उसके न्याय का जो केंद्र बिंदु है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु है वो रही व्यक्ति की गरिमा व नैतिकता। तो हम यूं कह सकते हैं भी जॉन रॉल्स के न्याय का केंद्र बिंदु क्या है? मानव की गरिमा व नैतिकता। ये प्रभाव पड़ा कोंट का, किस पर? जॉन रॉल्स पर। और जॉन रॉल्स है वो कोंट से प्रभावित होकर के न्याय को व्यक्ति का केंद्र बिंदु बना देता है और न्याय के आधार पर न्याय का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति ही बन जाता है। व्यक्ति की गरिमा है, व्यक्ति की नैतिकता है, इसी पर चल करके जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत है वो आधारित है। जॉन रॉल्स क्या कहता है? जॉन रॉल्स ने कहा उचित शुभ से पहले तथा आत्मन साध्य से पहले है। यानी उचित शुभ से पहले क्या कहा था? उचित शुभ से पहले वह आत्मन साध्य से पहले है। ये कोंट से प्रभावित होकर के अपना विचार दिया। तो ये तो था जॉन रॉल्स पर कोंट का प्रभाव, क्योंकि कोंट ये कहता है भी व्यक्ति स्वयं में क्या है? साध्य है। और कोंट ने कहा नैतिकता व गरिमा व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है और नैतिकता और गरिमा को देखते हुए व्यक्ति को केंद्र बिंदु बनाया था। इसी पर चलते हुए जॉन रॉल्स ने न्याय का केंद्र बिंदु व्यक्ति की गरिमा और नैतिकता रखा और ये कहा भी उचित शुभ से पहले व आत्मन साध्य से पहले है। अब बात आती है जो जेरेमी बेंथम है, जेरेमी बेंथम की क्या करता है? ये आलोचना करता है। और जेरेमी बेंथम की आलोचना किस चीज की आलोचना की? जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना की। यानी जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना की, क्योंकि जेरेमी बेंथम के द्वारा यह कहा गया था भी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम का उपयोगितावाद क्या है? अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख दिया जाए। क्यों कहा? क्योंकि जेरेमी बेंथम के द्वारा, यानी बेंथम ने क्या कहा उपयोगितावाद के बारे में? यानी इसका जो उपयोगितावाद है, बेंथम का जो उपयोगितावाद जिसके अंतर्गत क्या कहा? यह कहा भी अधिकतम व्यक्तियों का
अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अब अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इस सिद्धांत को जॉन रोल्स ने क्या की, नकार दिया। इसको नहीं माना। इसने कहा अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख दे दिया जाए तो गरीब का क्या होगा? गरीब का होगा क्या? गरीब का कुछ नहीं होगा। इसलिए अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख देना न्याय नहीं है। और जेरेमी बेंथम के द्वारा कहा गया अधिकतम व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा क्या दिया जाए, सुख दिया जाए। लेकिन जॉन रोल्स ने इस सिद्धांत को मान्यता नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि जो बेंथम का उपयोगितावाद है वो कहता है कि अगर समाज के अंदर अगर 50% से अधिक यानी 51% अगर दास होंगे तो वो प्रथा क्या होगी, उचित होगी। 51% दास, अगर 51% दास हैं तो वो प्रथा क्या होगी, दास हो तो वह प्रथा उचित है। कैसे? बेंथम ने ये कहा भी समाज है और समाज के अंदर अगर वोटिंग करवाई जाए और दास प्रथा के बारे में वोटिंग हो रही है और उस चुनाव के अंदर अगर 51% मत है वो ये कहें भी दास प्रथा होनी चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, उचित हो जाएगा। ये तो क्या बेंथम का उपयोगितावाद। अब इस आधार पर इस चीज की जॉन रोल्स ने क्या कर दी, आलोचना कर दी। क्यों कर दी आलोचना? इसलिए कि भी ठीक है दास प्रथा यहां उचित मान ली जाए, लेकिन यह कहता है भी ये जरूरी नहीं है ऐसा हो। इसकी आलोचना करते हुए कहा भी जो बेंथम है इसने व्यक्तिगत विशेष की जो आवश्यकता होती है या व्यक्तिगत या यूं कहें व्यक्ति विशेष की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया। व्यक्ति विशेष की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि जो दास की श्रेणी में आते हैं क्या वो सारे व्यक्ति दास बनने के लिए सहमत हैं? ये तो केवल वोटिंग के आधार पर ये तय हो गया भी दास प्रथा क्या है, सही है, क्योंकि 51% क्या हो गए वोट है वो दास प्रथा के लिए डाले गए। लेकिन जो बाकी जो लोग बच गए जिन्होंने जो दास प्रथा के समर्थक नहीं थे, लेकिन जब चुनाव हुआ तो उसमें दास प्रथा में 51% वोट आ गए। जो समर्थक नहीं थे वो भी किसमें शामिल हो जाएंगे? फिर वो भी तो किसमें शामिल होंगे, वो भी तो दास में शामिल होंगे ना। तो यहां जॉन रोल्स ने कहा भी जो शामिल नहीं होना चाहते थे फिर भी वो शामिल हो गए। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति विशेष है उस व्यक्ति विशेष की आवश्यकता पर बेंथम ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए यह सिद्धांत सही नहीं है। जॉन रोल्स क्या कहता है? जॉन रोल्स ये कहा भी सुखी लोगों के सुख को कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाए, सुखी लोगों के सुख को कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाए, उससे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं होगा। क्या कहा जॉन रोल्स के द्वारा यह कहा गया भी सुखी लोगों के सुख को और कितना भी बढ़ा दिया जाए जिससे दुखी
लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। भी समाज के अंदर जो व्यक्ति सुखी है उनके सुख को कितना ही बढ़ा दिया जाए, लेकिन जो गरीब का जो दुख है, गरीब व्यक्ति का जो दुख है, उसके दुख के बराबर का हिसाब कभी नहीं हो सकता। चाहे इनके सुख को कितना ही बढ़ा दिया जाए, गरीब के दुख के बराबर हिसाब नहीं होगा। क्या कहा था? सुखी लोगों के सुख को कितना भी बढ़ा दिया जाए, जिससे यानी इसके बढ़ने से दुखी लोगों के दुख का हिसाब कभी बराबर नहीं होता। यह कहते हुए जॉन रॉल्स ने बेंथम की क्या कर दी थी? आलोचना कर दी थी। अब हम देखते हैं आगे, जो जॉन रॉल्स है उसके न्याय सिद्धांत की क्या क्या विशेषता है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो। अब हम देखते हैं जो जॉन रॉल्स है इसके न्याय सिद्धांत की क्या क्या विशेषता है। तो जॉन रॉल्स है, ये आपको पता है एक समतावादी विचारक है और ये समानता पर आधारित न्याय का वितरण करता है और ये कहता है भी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार न्याय का वितरण होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए? आवश्यकता के अनुसार न्याय का वितरण होना चाहिए। जिस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है उतना ही उसको दिया जाए, उससे ज़्यादा न दिया जाए, और जिससे व्यक्ति का क्या हो सके? कल्याण हो सके। अब देखो इसमें जो न्याय सिद्धांत की विशेषता है, अब हम देखते हैं जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की विशेषता। न्याय सिद्धांत की विशेषता। अब देखो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की जो विशेषता है वो इनके द्वारा एक लेख किया गया, एक बुक लिखी गई जिसका नाम है द जर्नल ऑफ फिलोसफी। क्या नाम है? द जर्नल ऑफ फिलोसफी। ये इनकी क्या है? पुस्तक है, फिलोसफी। और ये पुस्तक है जो फिलोसफी है, ये इनकी बुक है, वो 1957 के अंदर प्रकाशित हुई। उसके बाद में इनका एक लेख आया था जिसका नाम है न्यायबोध। ये भी इनका क्या एक लेख है। इसी प्रकार से एक है इनका लेख वितरणात्मक न्याय, ये भी इनका क्या एक लेख है। ये तीन तो इनके क्या है? इनके लेख हैं जिनके अंतर्गत न्याय की जो विशेषता है वो जॉन रॉल्स बताता है। और एक इनकी बुक है जो आपको मैंने पहले भी बताई थी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो ये तो लेख हो गए, और ये होगी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये इनकी क्या है? ये इनकी बुक है। इसके अंतर्गत न्याय सिद्धांत की विशेषता बताई गई है और अपने न्याय के सिद्धांत वो प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला जो सिद्धांत है उसे बोलते हैं शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? पहला सिद्धांत है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत। ये हमने पढ़ा भी था। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत के अंदर विवेकशील करता है, अज्ञान के पर्दे के पीछे है, ये हमने पढ़ा था। और इसके अंतर्गत प्रक्रिया और तात्विकता का क्या दिया गया है? मिश्रण दिया गया है। क्या दिया है? इसके अंतर्गत प्रक्रियात्मक प्लस तात्विकता का क्या दिया गया है? मिश्रण दिया गया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी तात्विक क्या है, मिश्रण किस प्रकार से है और प्रक्रियात्मक क्या होता है। उसके बाद में ये जो शुद्ध प्रक्रियात्मक जो न्याय सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? जो सामाजिक न्याय है इसकी स्थापना होती है। यानी शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत से किसकी स्थापना होगी? इससे
जो स्थापना होती है वो होती है सामाजिक न्याय की। किसकी स्थापना होगी? सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। क्योंकि मैंने आपको शुद्ध प्रक्रियात्मक जो न्याय सिद्धांत आपको बताया था और इसके अंतर्गत नैतिकता के क्या लगे हुए थे, बंधन लगे हुए थे। व्यक्ति है वो स्वार्थी है लेकिन अहमवादी नहीं है, इनको अपनी योग्यता का, निपुणता का, अपने हितों का ज्ञान नहीं है, हाँ न्याय का बोध है। उसके बाद में जो दूसरा सिद्धांत दिया उसे बोलते हैं न्याय का समझौतावादी सिद्धांत। और ये आपको पता है मैंने प्राकृतिक अवस्था की मूल स्थिति पर अपने विचार किया था, उस पर आधारित है। कौन सा? न्याय का समझौतावादी सिद्धांत। तो दूसरा सिद्धांत दिया है न्याय का समझौतावादी सिद्धांत। और न्याय का जो ये समझौतावादी सिद्धांत है ये किस पे आधारित है? ये आधारित है मानव की मूल स्थिति की संकल्पना पर। और मूल स्थिति की संकल्पना में मैंने आपको बताया था भी क्या है? विवेकशील प्राणी है। कैसा है? विवेकशील प्राणी है। और ये कैसा है? ये एक स्वार्थी प्राणी है। लेकिन ये क्या नहीं है? ये अहमवादी नहीं है। इसके ऊपर जो बंधन लगे हुए हैं वो किसके लगे हुए हैं? नैतिकता के बंधन लगे हुए हैं। तो मानव की जो मूल स्थिति है वो विवेकशील प्राणी के अंतर्गत आती है। तो ये अपने मानव की मूल स्थिति की संकल्पना थी। और इसके अंतर्गत हमें आगे जो तीसरा सिद्धांत है उस सिद्धांत को बोलते हैं न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत। न्याय के वितरणात्मक सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य को प्राथमिक वस्तुओं का वितरण व्यवस्था करनी चाहिए। क्या कहा था? इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य को व्यवस्था करनी चाहिए। जो प्राथमिक वस्तुएं होती है उनकी जो आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करनी चाहिए।